हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के अंदर जो प्लांट फिजियोलॉजी जो फर्स्ट पादप कार्य की जो प्रथम चल रही थी यूनिट सेकंड, वो आपकी समाप्त हो गई। और आज हम प्लांट फिजियोलॉजी जो सेकंड है जिसमें यूनिट आपकी थर्ड, तो यूनिट जो थर्ड प्लांट फिजियोलॉजी जो सेकंड है उसमें ये टॉपिक है आपके प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, नाइट्रोजन और पादप वृद्धि। और सबसे पहले हम प्रकाश संश्लेषण जो आपका लेसन है इसको पढ़ेंगे। तो आज हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आप सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधों में होती है। और हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में जल और CO2 उसको ग्रहण करके भोजन का निर्माण करते हैं, जटिल कार्बनिकों का निर्माण करते हैं। कैसे करेंगे देखो प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया को। पेड़ पौधे जो होते हैं वो जड़ों के द्वारा जल अवशोषित करते हैं। जड़ों के द्वारा क्या अवशोषित करते हैं? जल। प्लस रंध्रों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस ग्रहण कर ली। और पत्तियों के अंदर एक वर्णक पाया जाता है और उस वर्णक को बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं उस वर्णक को? क्लोरोफिल, या कह सकते हैं पर्णहरित। क्लोरोफिल या पर्णहरित। ये जो पर्णहरित वर्णक होता है ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित। जो फोटो एनर्जी होती है उसको अवशोषित करता है। और प्रकाश ऊर्जा दिन के समय होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दिन के समय संपन्न होती है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। जल और ऑक्सीजन ये मिलकर के जल और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो CO2 होगी इसको रंध्रों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। जल जो होगा इसको जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। और जो प्रकाश ऊर्जा होगी उसको सूर्य से अवशोषित किया जाता है। क्लोरोफिल या पर्णहरित वर्णक जो होता है इसको अवशोषित करता है और अवशोषित करके यहाँ पर जटिल जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसका निर्माण होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट या कह सकते हैं हम ग्लूकोज, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। प्लस साथ में जल भी बनता है, साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है और साथ में रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बनती है? रासायनिक ऊर्जा। अगर इसको समीकरण से देखा जाए तो H2O प्लस CO2 इजकल टू क्लोरोफिल और फोटो एनर्जी इजकल टू ग्लूकोज C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2 प्लस केमिकल एनर्जी। और ये जो केमिकल एनर्जी प्राप्त होती है वो एडिनो ट्राईफास्फेट होता है, उसके द्वारा हमें केमिकल एनर्जी प्राप्त होती है। अभिक्रिया को संतुलित करो 12H2O 6CO2 6H2O 6O2, तो ये आपका
जो रिएक्शंस है वो कौन सी अभिक्रिया आपकी? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो अभिक्रिया होती है इसमें निम्न घटनाएं घटित होती है। क्या घटना घटित होती है? ये जो CO2 होता है, इस CO2 का अपचयन होता है और CO2 अपचयित होकर के ग्लूकोज का निर्माण करती है। ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया, CO2 का अपचयन होता है। जल का अपघटन होता है और जल अपघटित होकर के जल और O2 का क्या करता है? निर्माण करता है। ये पॉइंट नंबर 2। ये जो क्लोरोफिल वर्णक होता है, ये क्लोरोफिल वर्णक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ये पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 4 ये है कि ये जो फोटो एनर्जी होती है ये केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। ये 4। तो पूरी रिएक्शन में देखा जाए तो 4 घटना होती है। पहली, CO2 अपचयित होकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। H2O का जल अपघटन होकर के O2 का निष्कासन होता है। क्लोरोफिल फोटो एनर्जी को अवशोषित करता है और जो फोटो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। केमिकल एनर्जी में क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो ये पूरी आपकी जो रिएक्शन है वो है आपकी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? फोटोसिंथेसिस। तो ये जो फोटोसिंथेसिस जो आपकी रिएक्शन है वो इस प्रकार से होती है। तो ये आपकी जो प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है वो कंप्लीट हुई है आपकी। अब हम ये देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है वो प्रकाश ऊर्जा की उसमें आवश्यकता होती है और प्रकाश जो ऊर्जा होती है वो क्लोरोफिल वर्णक के द्वारा अवशोषित की जाती है। और क्लोरोफिल जो वर्णक होते हैं वो हरित लवक के अंदर स्थित होते हैं। कहाँ पर होते हैं? हरित लवक के अंदर स्थित होते हैं। तो अब हम देखते हैं हरित लवक की संरचना। डायग्राम बनेगा इसका, तो हम यहाँ पर देखेंगे हरित लवक की संरचना। अब हम जो अध्ययन करेंगे वो हरित लवक की संरचना के बारे में करेंगे। अब यहाँ पर हम हरित लवक की जो संरचना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, दिया गया जो डायग्राम है वो हरित लवक का है। हमने पिछली कक्षा 11वीं में भी हमने हरित लवक की संरचना के बारे में अध्ययन किया, तो जल्दी से आपके समझ में आ जाएगा। मैं इसका नामकरण कर रहा हूँ। ये जो हरित लवक होता है ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। कौन सी झिल्ली वाला है? दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। और इसमें 2 झिल्लियाँ पाई जाती है। एक बाहरी झिल्ली जिसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो बाहरी झिल्ली होती है ये प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन और किसकी बनी होती है? लिपिड की। तो अब हम कह सकते हैं लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। जो बाहरी झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। आंतरिक झिल्ली भी जो होती है, आंतरिक झिल्ली कौन सी झिल्ली है? आंतरिक झिल्ली। और आंतरिक झिल्ली को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन भी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। हम कह सकते हैं बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली दोनों को कंबाइंड रूप से नाम देते हैं कोशिका झिल्ली। क्या नाम देते हैं? कोशिका झिल्ली। अब देखो, ये जो बाहरी और जो आंतरिक झिल्ली है इसके जो बीच का स्थान है, बाहरी और जो आंतरिक झिल्ली है इसका जो बीच का स्थान है वो स्थान कहलाता है परिलवकीय स्पेस। परिलवकीय स्थान। कौन सा स्थान कहलाता है बेटा? परिलवकीय स्थान। आगे देखो,
जो कोशिका झिल्ली है इसके अंदर जो मैटर है, ये पूरा भाग ये कहलाता है स्ट्रोमा। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, इसको ये जो भाग है ये पूरा स्ट्रोमा भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा भाग। अब देखते हैं स्ट्रोमा में कौन कौन सी चीजें होती है। स्ट्रोमा भाग में एकाई झिल्ली से निर्मित, एक ही झिल्ली होती है उसके ऊपर, एकाई झिल्ली से निर्मित सिक्के के समान संरचना पाई जाती है। ऐसी एकाई झिल्ली से निर्मित सिक्के के समान संरचना पाई जाती है, और इस सिक्के के समान जो संरचना होती है इसको बोलते हैं थैलेकॉइड। क्या बोलते हैं इसको? थैलेकॉइड। कॉइड भी कहते हैं, थैलेकॉइड, सिक्के के समान। और ये जो थैलेकॉइड है, बहुत सारी थैलेकॉइड आपस में इस तरीके से व्यवस्थित रहती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारी थैलेकॉइड इस तरीके से व्यवस्थित रहती है, और इस पूरी संरचना को बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेना। अब इसमें बहुत सारी ग्रेना है, तो हम कह सकते हैं कि इसके स्ट्रोमा वाले भाग में एकाई झिल्ली से निर्मित एक तंत्र पाया जाता है। ये एकाई झिल्ली से निर्मित एक तंत्र पाया जाता है, और उस तंत्र को ग्रेना कहते हैं। और एकाई झिल्ली से निर्मित जो कोशिका है वो आपकी कौन सी है? थैलेकॉइड। ये एक थैलेकॉइड है, और बहुत सारी व्यवस्थित होकर के किसका निर्माण करती है? ग्रेना का। और ये जो ग्रेना होता है, इनकी जो भीतरी सतह होती है उस पर कण पाए जाते हैं, जिन्हें क्वांटासोम या ऑक्सीसोम कहते हैं। तो अब मैं नामांकन कर रहा हूं इधर। एक भाग को देखेंगे, इसको इकाई झिल्ली से निर्मित, तो वो हो गया आपका थैलेकॉइड। पूरी एक संरचना को देखते हैं यहाँ पर पूरी को, ये हो गई आपकी ग्रेना। और ये जो एक थैलेकॉइड है, इसकी सतह पर जो कण पाए जा रहे हैं, ये कण हो गए आपके क्वांटासोम। कौन से कण है? क्वांटासोम, या इसी को नाम देते हैं ऑक्सीसोम। क्वांटासोम कह लो, या इसी को क्या नाम देते हैं? ऑक्सीसोम। अगर बात करते हैं तो ये जो क्वांटासोम या ऑक्सीसोम होते हैं, इनके अंदर पर्णहरित के अणु पाए जाते हैं। जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं क्वांटासोम या ऑक्सीसोम। अब क्वांटासोम या ऑक्सीसोम किसमें है? ग्रेना में। पर्णहरित के अणु होंगे इसमें। दूसरी बात, इसमें कैरोटीनॉइड जो वर्णक है वो भी इसमें उपस्थित होता है, कैरोटीनॉइड वर्णक। फिर फास्फोलिपिड भी इसमें होते हैं, प्लस कुछ एंजाइम, कुछ जो एंजाइम होते हैं वो भी उपस्थित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इकाई झिल्ली से निर्मित जो थैलेकॉइड होता है वो थैलेकॉइड व्यवस्थित होकर के ग्रेना का निर्माण करता है। थैलेकॉइड की जो भीतरी सतह होती है उस पर कुछ कण पाए जाते हैं, जिन्हें क्वांटासोम या क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। क्वांटासोम भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? ऑक्सीसोम। अगर हम बात करते हैं क्वांटासोम या ऑक्सीसोम की, तो क्वांटासोम में पर्णहरित के क्या पाए जाते हैं बताओ? अणु। उसके बाद कैरोटीनॉइड, उसके बाद फास्फोलिपिड, और उसके बाद एंजाइम। तो ये सारे जो पदार्थ है वो क्वांटासोम में किसके अंदर पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम के अंदर। आगे चलते हैं। अगर स्ट्रोमा वाले भाग में देखा जाए तो इसमें एक वृत्ताकार डीएनए भी होता है, वृत्ताकार डीएनए भी होता है, वृत्ताकार डीएनए। इसके अलावा इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। और आपने पढ़े हैं
कि जो राइबोसोम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक 70S और एक 80S। और इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S प्रकार के। कौन से प्रकार के पाए जाते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। फिर इसमें RNA भी पाया जाता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। पूरा नाम है इसका राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जिसको एसिड बोलते हैं। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये राइबोज न्यूक्लिक हो गया आपका अम्ल। इसके अलावा आपको जो इसमें ये कण जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो कण होते हैं ये वसा के कण हैं। किसके कण है ये? वसा के कण होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा है कि क्लोरोफिल का जो स्ट्रोमा वाला भाग होता है, उसमें स्ट्रोमा वाले भाग में थैलेकोइड, ग्रेना और थैलेकोइड की बात करें तो थैलेकोइड इकाई झिल्ली से निर्मित संरचना है और ग्रेना पूरा एक व्यवस्थित रूप है। थैलेकोइड की भीतरी सतह पर बहुत सारे कण पाए जाते हैं और उन कणों को क्वांटासोम या क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। और ये क्वांटासोम या ऑक्सीसोम जो होते हैं, इनमें पर्नेरिस के क्या पाए जाते हैं? अणु, कैरोटीनॉइड्स, फास्फोलिपिड और क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें वृत्ताकार क्या होता है? DNA होता है। राइबोसोम जो होते हैं वो 70S प्रकार के पाए जाते हैं। वसा के इसमें कण पाए जाते हैं और RNA जो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है वो भी इसके अंदर पाया जाता है। अब इसकी जो संरचना देखी जाए तो वास्तव में ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है और दोनों जो झिल्लियाँ होती है वो लिपिड और किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। और दोनों झिल्लियों को कुल मिला के अपन कह सकते हैं कोशिका झिल्ली। और दोनों झिल्लियों के मध्य जो गैप, जो स्थान पाया जाता है उसको परिलग्गीय स्पेस, परिलग्गीय स्थान कहा जाता है। परिलग्गीय क्या कहा जाता है? स्थान कहा जाता है। तो ये जो हरित लवक है इसके अंदर मुख्य रूप से दो संरचना महत्वपूर्ण है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। एक आपका ग्रेना वाला भाग। कौन सा वाला भाग है? ग्रेना। और दूसरा आपका स्ट्रोमा वाला भाग। दूसरा कौन सा है? स्ट्रोमा वाला भाग। ये जो स्ट्रोमा वाला भाग होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय जो अभिक्रिया होती है वो संपन्न होती है। ग्रेना में होती है आपकी प्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय जो अभिक्रिया संपन्न होगी वो कौन से भाग में होगी? ग्रेना वाले भाग में होगी। और जो अप्रकाशीय अभिक्रिया जो संपन्न होती है वो अप्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा वाले भाग में संपन्न होती है। तो ये ध्यान रखना है कि हरित लवक के अंदर प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना वाले भाग में संपन्न होती है और अप्रकाशीय जो अभिक्रिया है वो स्ट्रोमा वाले भाग में संपन्न होती है। तो ये जो हरित लवक है इसकी संरचना हमने यहाँ पर दोबारा से इसलिए पढ़ी है क्योंकि हमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का क्या करना है? इसमें अध्ययन करना है। तो आज हमने यहाँ से नया चैप्टर, नई यूनिट आपकी थर्ड जो स्टार्ट हुई है प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें हमने प्रकाश संश्लेषण की विधि, उसका समीकरण, जो आप सभी को वो समीकरण याद रखना है, बहुत मोस्ट रिएक्शन है वो प्रकाश संश्लेषण वाली। फिर उसके साथ में प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन के बाद में फिर हमने पढ़ा है हरित लवक की क्या संरचना, और इसकी संरचना को अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। ये पहले भी आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं और यहाँ भी दोबारा से आपको ये रिपीट हो रही है, तो ये अच्छी तरीके से आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आज आपने यहाँ पर हरित लवक की संरचना के बारे में क्या किया है? अध्ययन किया है। अलग से यूनिट है, अलग से उस पेज को छोड़ करके अलग से रजिस्टर में हेडिंग डाल लेना और जो है अच्छी तरीके से इसके क्वेश्चनों को लिखना। ठीक है, थैंक यू।